तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को बताएंगे जो कि आने वाले शिफ्ट में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर है कितना, 74.04% है ना। और इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं क्या। 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना था, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य का था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का था, तो केरल का था। कितना, 93.91%। सबसे साक्षर राज्य कौन सा, केरल है। और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम था, यानी कि सबसे कम साक्षर राज्य पूछे तो हो जाएगा बिहार, 63.82% था। अगर पूछा जाए कि शहरी इलाकों की साक्षरता दर कितनी रही थी, तो 84.1%। और ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर रही थी 67.8% रही थी, ठीक है। और अगर जनसंख्या से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है, अगर बात करते हैं जनसंख्या की, तो आपको पहले भी बताए थे जनसंख्या की बात करते हैं। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो कि दशकीय जनगणना शुरुआत 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दशकीय वृद्धि सबसे अधिक किस राज्य का रहा, तो मेघालय का था, ये याद रखना है, मेघालय का, ठीक है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य का रहा था। कितना रहा था, 27.82% रहा था। और पूछा जाए कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि किसका रहा, यानी कि नकारात्मक चला गया था, निगेटिव जनसंख्या दशकीय वृद्धि किसका रहा था, तो नागालैंड का रहा था। 0.58% निगेटिव में था, है ना, -0.58%, यानी याद ऐसे रख लें, निगेटिव नागालैंड का निगेटिव चला गया था, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो किसका है, बिहार का, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल ही है जो कि सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो हरियाणा है, 877 प्रति हजार पुरुष है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल का क्या कार्य है। तो मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाए और संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है अक्सर, तो यहाँ पर राज्यपाल से रिलेटेड सभी प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ अगर देखा जाए तो क्या है, राज्यपाल जो है ये राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है, राज्यपाल राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकता है, और राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में पेश किए गए विधेयक को पारित या तो रोका या तो लौटाया या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल का पद पूछे किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। ये सभी अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 161 में। ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति पूछे तो अनुच्छेद 72 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध जो है, हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देता है। तो ये खाद्यान्न फसलों पर बल देता है, खास करके गेहूं और चावल के उत्पादन पर। और एक क्वेश्चन कल क्या आया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है ना, तो वो खाद्यान्न उत्पादन से है, चावल गेहूं ये सब है ना। और एक प्रश्न याद रखना है, अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूँ पर पड़ा था, ठीक है। गेहूँ में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं के फसल में काफ़ी लाभ मिला था हरित क्रांति से, ठीक है। हरित क्रांति की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जिसे 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो वो है वर्गीज कुरियन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। क्रांति से संबंधित आपको 4 फरवरी के एनालिसिस में आपको पूरा क्रांति के बारे में डिटेल, कौन सा क्रांति किससे संबंधित है वो पूरा बताए हुए हैं। तो जो लोग नहीं देखे एनालिसिस जरूर देखिएगा। एनालिसिस का एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, जिनका एग्जाम अभी बाकी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसे प्राप्त हुआ था। तो ये ऑप्शन के अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा। 2017 वाला पूछ दिया जाए तो संगीत नाटक अकादमी जो है ये मिला है मणिपुरी नृत्यांगना के लिए मिला है किनको, LN ओइनम ओंगवी धोनी देवी को मिला है। ओडिसी नृत्यांगना के लिए अगर पूछा जाए कि ओडिसी नृत्यांगना के लिए 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो सुजाता महापात्रा को मिला था। ठीक है, अगर ये होगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, सुजाता महापात्रा ओडिसी नृत्यांगना के लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया किसको, सुजाता महापात्रा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अनवर खान मंगनियार लोक संगीत के लिए मिला है, राजस्थान का है। प्रकाश खांडके को भी मिला है लोक कला में, महाराष्ट्र का है। और जगन्नाथ बायन को मिला है पारंपरिक संगीत लोक खोल असम के है मिला इसको। रामचंद्र माझी को मिला, ये बिहार से लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2017 में। और राकेश तिवारी को मिला है लोकमंच छत्तीसगढ़ के लिए। पार्वती बाउल को मिला है लोक संगीत के लिए जो कि पश्चिम बंगाल की है, पार्वती बाउल। और सरबजीत कौर को मिला है, पंजाब के हैं। और केसी रन रेम सांगी लोक संगीत के लिए मिजोरम का है, इनको भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर ये हिमाचल प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा है 82.8% है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो कुचिपुड़ी का उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताएं कई बार, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको डिटेल में आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी 4 तारीख में भी बता चुके हैं। ठीक है, नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो वो सब वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, तो टाइम आउट ये क्रिकेट से संबंधित है। टाइम आउट क्रिकेट और बीच वॉलीबॉल जैसे खेलों से जुड़ा हुआ, यानी वॉलीबॉल से भी ये जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन में क्रिकेट था, आंसर हो गया क्रिकेट। ठीक है, और क्रिकेट में टाइम आउट का मतलब है कि कोई बल्लेबाज मैदान पर आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे आउट कर दिया जाता है। वहीं बीच वॉलीबॉल में हर सेट में 31 सेकंड का टाइम आउट लेने की अनुमति होती है। क्रिकेट में टाइम आउट से जुड़ी मेन चीज़ें क्या है, देखिए क्रिकेट में टाइम आउट का नियम तब लागू होता है जब कोई बल्लेबाज रिटायर हो जाता है या उसकी विकेट गिर जाती है। टाइम आउट होने के लिए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर मैदान पर आकर खेलनी होती है। अगर बल्लेबाज 3 मिनट के अंदर मैदान पर नहीं आता है तो विरोधी टीम टाइम आउट की अपील कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के जरिए आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो एंजेलो मैथ्यूज थे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है, टाइम आउट के जरिए आउट होने वाला पहला खिलाड़ी वो है एंजेलो मैथ्यूज, है ना। अब बीच वॉलीबॉल में टाइम आउट से जुड़ी बातें क्या है कि हर सेट में दोनों टीमों को एक बार 30 सेकंड का टाइम आउट लेने की अनुमति होती है। खिलाड़ी गेंद से बाहर होने पर या सर्व का संकेत देने के लिए सीटी बजने से पहले टाइम आउट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर होता है लंबाई। अगर चौड़ाई पूछेगा तो 55 मीटर होता है। ठीक है, हॉकी के मैदान को टर्फ से ढका होता है। इस मैदान को एक मिड लाइन के 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। हॉकी की बात करें तो हॉकी से अगर पूछा जाए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का जो खेलने का अवधि होता है, समय अवधि कितना होता है, 60 मिनट होता है। वही फुटबॉल में पूछे तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होता है, लेकिन फुटबॉल का समय अवधि जो होता है वो 90 मिनट होता है। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए हॉकी शब्द में छोटा है तो ये छोटा वाला है, फुटबॉल थोड़ा बड़ा है तो ये बड़ा वाला टाइम है इसका, है ना, 90 मिनट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई अधिवेशन में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। ठीक है, ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट है संभाग के रायगढ़ घराने के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को 2024 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब पद्मश्री पुरस्कार एक बार सरसरी निगाहों से जो आपको करेंट अफेयर बुक होगा उसमें एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है ना। पद्मश्री अवार्ड जो है ये आपको 110 लोगों को मिला है। ठीक है, टोटल देखिए
अवार्ड जो है टोटल 132 लोगों को मिला 2024 में, ठीक है, टोटल 132 लोगों को, जिसमें 5 है पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 है पद्म भूषण और 110 लोग हैं पद्मश्री में, ठीक है। तो देखिए 5 और 17 कितना, वो 22 और 110, 132 लोगों को टोटल पद्म अवार्ड दिया गया 2024 में। इसमें महत्वपूर्ण जो है आपको पद्म विभूषण का याद रख लेना है। देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, बैजयंती माला को मिला, ये तमिलनाडु के कला के क्षेत्र में मिला बैजयंती माला को पद्म विभूषण अवार्ड, और चिरंजीवी को मिला कला के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये पद्म विभूषण अवार्ड। वेंकैया नायडू को मिला सार्वजनिक मामलों में, यानी कि राजनीतिक से थे, और आंध्र प्रदेश के ये बिंदेश्वर पाठक, इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला, ये बिहार के हैं, और पद्म सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पद्म विभूषण अवार्ड बैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम को मिला है। पद्म भूषण का पुरस्कार बात करें, देखिए सबसे बड़ा सम्मान जो होता है ना वो भारत रत्न होता है भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्मश्री। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये 17 लोगों को मिला है। एक बार सरसरी निगाहों से आप देख सकते हैं, ठीक है, किसको किसको मिला है, मोटा मोटी देख लीजिए, ताकि ऑप्शन में वहाँ पर अगर आए तो आंसर आप कर सकते हैं। देखिए पद्म भूषण मिला फातिमा बीबी को, और हरमुस जी एन कामा को मिला, मिथुन दा को मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को, सीताराम जिंदल को, यंग लियू को, अश्विन बालचंद मेहता को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, और सत्यव्रत मुखर्जी, राम नाइक, मधुसूदन पटेल, ओलान चेरी और अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त को, और किसको, तोगदान रिनपोछे है ना, तोगदान रिनपोछे, ये टेक्नीशियन रेलवे वाला में पूछा गया था ना, तोगदान रिनपोछे को मिला पद्म भूषण, और प्यारेलाल शर्मा को मिला, और चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला, उषा उत्थुप को मिला, विजयकांत को और कुंदन व्यास को पत्रकारिता के क्षेत्र में इसे पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, 16.68% इसका डिफरेंस है। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वहीं बिहार में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी किसको सलाह देता है, तो भारत सरकार को सलाह देता है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं, वे भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होता है कौन, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सिफारिश पर। और अटॉर्नी जनरल के कार्य क्या क्या है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं, वे भारत सरकार के सरकारी वकीलों के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। वे संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, वे सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में भारत की सभी अदालतों में सुनवाई कर सकते हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और महान्यायवादी अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछे तो यही होगा, भारत का कानूनी सलाहकार पूछे तो महान्यायवादी होता है। वर्तमान में अभी भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है, ठीक है, याद रखना है आर वेंकट रमनी, ठीक है। और इसी तरह जैसे केंद्र में ना भारत सरकार का जो है महाधिवक्ता या तो महान्यायवादी जो है, जो कि भारत का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, उसी तरह राज्य का सर्वोच्च जो कानूनी सलाहकार कौन होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, वो होता है महाधिवक्ता कहलाता है, ठीक है। तो महाधिवक्ता है, ये याद रखना है। और महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 165 के तहत, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम पूछा था, क्या है, तो ये है मूरा मौर्य, है ना, मूरा मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ, तो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। और इनका पुत्र का नाम क्या है, तो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है अशोक था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनका माता का नाम है मूरा मौर्य, अब पिता का नाम अगर पूछे तो वह स्वार्थ सिद्धि मौर्य, ठीक है, पिता का नाम क्या है, स्वार्थ सिद्धि मौर्य, पत्नी का नाम है दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या है, दुर्धरा, और पोता का नाम क्या है, अशोक है ना, जो कि
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, तो पोता का नाम आपको पूछेगा तो अशोक इसको टिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु जो है अगर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया, तो ये कर्नाटक के सरमनवेल गोला में अंतिम दिन बिताए थे और बौद्ध धर्म को ये अपनाया था लास्ट में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुआ था। आपको 4 तारीख के एनालिसिस में ही बता दिए थे, तो जो लोग भी एनालिसिस देख के गए होंगे उसका ये आंसर सही हो गया होगा, सही टिक करके आए होंगे। पूरे आपको ये डिटेल में लिस्ट आपको कल 4 तारीख वाले में आपको पंचवर्षीय योजना से आपको बता दिए थे। आप देखिए फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की आपको 4 तारीख के एनालिसिस में जाकर देखिए, यही वाला ये आपको चार्ट बताए थे। 1951 से 56 तक हुआ था, ठीक है। यानी 1951 में शुरू हुआ था। अगर पूछे आपसे कुछ भी पूछ ले, सब आपको बता दिए। 51 से 56 है पहला, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 1966 से 69 ये योजना अवकाश कहलाया था, फिर 69 से 74 रहे, ठीक है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 थे। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ, तो 1974 में हुआ। तो ये पूरा लिस्ट आपको बता दिए, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं और एनालिसिस जाकर 4 तारीख वाला देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी जो है पंचवर्षीय योजना से पूरा डिटेल में आपको बता दिए। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास है, दूसरा है औद्योगिक विकास है, तीसरा है अर्थव्यवस्था से स्वतंत्रता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको बताएं, ठीक है। अगर अभी बताएंगे फिर और तो क्या टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए 4 तारीख वाला जो नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा। एनालिसिस की एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि एनालिसिस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाएगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो ये झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। हालांकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन आदिवासी में पूछे तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ मालूम, तो ये हुआ उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। कब हुआ था, 1958 में हुआ था, जब डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, 1958 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू किसको हराकर ये राष्ट्रपति बना था, है ना। इसके विपक्ष में मतलब इसके साथ कौन चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष में कौन था, यशवंत सिन्हा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद क्या है, या तो प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का मकसद क्या था, ये पूछा गया था। उद्देश्य क्या था, तो ये था गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न देकर उनकी भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कृष्णा नदी के किनारे रासलीला नृत्य किया जाता है, जो कि रासलीला भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा था, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर होगा जो ऑप्शन में होगा, ठीक है। 2019-20 में क्या हुआ, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ लिया था। अगर आज जैसे आपसे पूछा होगा कि मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 19-20 में क्या था, तो 1760 रुपये प्रति कुंटल था, ठीक है। रागी का कितना था, 3150 रुपये प्रति कुंटल। सोयाबीन का पूछे तो 3710 रुपये प्रति कुंटल। कपास का 5255 रुपये प्रति क्विंटल था। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था, 4875 प्रति क्विंटल था। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 4800 रुपये प्रति क्विंटल था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। कक्षकरण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो कक्षकरण उत्सव जो मनाया जाता है ये नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। नवंबर के आखिरी से ये शुरू होकर फरवरी के महीने तक मनाया जाता है। यह उत्सव 3 महीने तक चलता है। इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। कक्ष किरण बात करें, कक्ष किरण कहाँ है, तो ये है आपका ये गुजरात में, ठीक है। कक्ष किरण में जो एक क्वेश्चन आता है ना कि लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी जो है कक्ष किरण में विलुप्त हो जाती है। और जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है या तो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है या तो एरिया है, वो कौन सा है, तो कक्षकरण है, ठीक है। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है कक्षकरण। नेक्स्ट है अस्नेल का नियम को क्या कहा जाता है, तो अस्नेल के नियम को अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक जो निकालते हैं ना, आप न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो अपवर्तन का नियम होता है अपवर्तनांक बराबर एक न्यूमेरिकल आता है तो साइन आई
बटा साइन आर होता है, यही होता है ये आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है और इसे ही अस्नेल का नियम कहा जाता है। इसको 1621 में विल्ब्रेड अस्नेल द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकेंड शिफ्ट का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है, जिनका एग्जाम बाकी है वो चीज़ें हो सके तो दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको काम आए, ठीक है। अगर मैथ का क्वेश्चन बात करें तो आपको सीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशियो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे हल्के क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जैसे रहेगा भारी, बाकी सब हल्के क्वेश्चन सिंपल जो कि रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसे आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। या अब एक क्वेश्चन जैसे आया था, दो संख्याओं का क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का दे दिया, मान के चलिए कुछ दे दिया, एक 16 दे दिया और एक संख्या मान के चलिए दूसरा संख्या निकालिए जिसका एलसीएम आपको कुछ दे दिया और एचसीएफ दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एलसीएम कर दीजिएगा और गुना में कर दीजिएगा एचसीएफ, ठीक है। ये आसानी से बन जाएगा, इसको याद रखना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। इसको करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।